हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय संधि। चलिए आरंभ करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार बोलते हैं परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मेल होता है और उससे जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। रमा प्लस ईशः, ठीक है, ये दो शब्द हैं तो ये मिलके क्या बनते हैं? रमा, इसको हम अलग करके लिखेंगे। र का र अ प्लस मै का म प्लस आ, और ईश का ई श और श का अ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ और ये ई मिलके क्या बनता है? ए। तो ये हो जाएगा र प्लस अ प्लस म प्लस ए प्लस श प्लस अ। तो ये मिलके क्या बनेगा? रमेशः। यहाँ पर आ और ई मिलकर ए हो गया। तो ये परिवर्तन हो गया, दो वर्णों के मेल से मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि दोनों में किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम संयोग कहते हैं। संयोग किसे कहते हैं? दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर यदि दोनों में से किसी भी वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हो अर्थात यथावत आ जाए दोनों वर्ण और परिवर्तन ना हो तो उसे हम संयोग मात्र कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। यथा जैसे धनम आनयति, तो यहाँ पे धनम का अंतिम वर्ण क्या है? मैं है, जो कि हलंत और व्यंजन है, और इधर आ स्वर है। तो दोनों को मिलाने पर धनम आनयति बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता। यथावत मैं भी यथावत आ जाता है, या भी यथावत आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच, जिसे स्वर संधि कहते हैं, अच भी कहते हैं और स्वर संधि भी कहते हैं। हल भी कहते हैं और व्यंजन संधि, हल को व्यंजन संधि भी कहते हैं। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं संधि के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। और व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जिस व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो। विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि क्या है? स्वरा त्रिविधा भवन्ति। स्वर तीन प्रकार के होते हैं अर्थात स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री री, ये तो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री। संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर ए आई ओ औ होते हैं। ये चार संयुक्त स्वर होते हैं। और री और री का प्रयोग न के बराबर होता है। स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि। सबसे पहला स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर दीर्घ संधि होती है। जैसे पूर्व पद में ए या आ हो और उत्तर पद में भी आ या ए हो तो वो क्या हो जाता है? आ हो जाता है अर्थात दीर्घ हो जाता है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। विद्या प्लस आलिया, तो इसको हम अलग करके लिखते हैं और अच्छे से समझने के लिए वि द य और आ प्लस आलिया का आ और ले। तो इस शब्द में मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और ये दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, इन दो में संधि होगी। तो ये आ और आ मिलके क्या बन जाता है? दीर्घ आ। तो ये क्या बनेगा? वि द य आ प्लस ल, तो विद्यालय। तो यहाँ पे ये दीर्घ हो गया है। एक और उदाहरण से समझते हैं इसको अच्छे से। मुरारी, मुर प्लस अरी।
तो यहाँ पे मुँह यथावत र को हम अलग करके लिखेंगे, र प्लस अ प्लस अरी का अ प्लस री। तो यहाँ पर ये ऋषु ए है, इधर भी ऋषु ए है, तो ये ए मिलके और ये ए मिलके क्या हो जाता है, आ, दीर्घ आ, है ना। तो अब इसको मिला के लिखेंगे तो मु र में आ मिल जाएगा तो रा और ये री, तो मुरारी, यह बन जाता है। यानी कि पूर्व पद के अंतिम स्वर में ए आ हो और उत्तर पद का पहला स्वर आ प्लस आ या फिर ए हो तो वह क्या हो जाता है, दीर्घ आ। दीर्घ संधि को हम और सरल तरीके से समझते हैं। इसका सूत्र होता है अकार सवर्ण दीर्घ, अर्थात ए आ के बाद ए आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री आए और री के बाद ली आए तो उसको दीर्घ हो जाता है। समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ संधि को और हम सरल तरीके से समझते हैं। पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर और यहाँ पे संधि स्वर आएगा। तो जैसे पूर्व पद का जो अंतिम स्वर ए हो या आ हो और उत्तर पद का पहला स्वर ए या आ हो तो वो क्या हो जाता है, दीर्घ आ। इसी प्रकार पूर्व पद का अंतिम स्वर ई और उत्तर पद का पहला स्वर ई हो तो वह भी दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ संधि के नियम है। ऊ पूर्व पद का अंतिम स्वर ऊ हो और उत्तर पद का पहला स्वर ऊ या ऊ हो तो वह दीर्घ ऊ हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व पद का अंतिम स्वर री हो और उत्तर पद का पहला स्वर री हो तो वह दीर्घ ई हो जाता है, री हो जाता है। इसी प्रकार ली प्लस ली तो ये भी क्या हो जाता है, दीर्घ ली हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि के नियम है, 5 नियम है कि समान स्वर आने पर या तो वो चाहे आ या आ हो या ह्रस्व या दीर्घ हो तो वह क्या हो जाता है, दीर्घ ही हो जाता है। इसको और हम सरल तरीके से समझते हैं। दीर्घ संधि का पहला नियम क्या था, अ या आ पूर्व पद का ए या आ हो अंतिम और उत्तर पद के शुरू में ए या आ हो तो वह दीर्घ आ हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। अ प्लस अ क्या हो जाता है, आ। जैसे मुर प्लस अरी, तो मुर के रे में क्या है, ए है और अरी का ए है, ये दोनों मिलके आ होकर मुरारी ही बनते हैं। ऐसे सूर्य प्लस अस्तः, सूर्य के य में अ है, अस्तः का ए, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाते हैं, सूर्यास्तः। दक्षिण प्लस ऐनम, अण का ए मिलकर ऐनम का ये ए मिलके उत्तर पद का प्रथम पद स्वर तो ये क्या बन जाएंगे, दीर्घ आ, दक्षिणायनम। ठीक है, इसमें फिर और अच्छे से समझते हैं। अ प्लस आ हो तो क्या बनेगा, आ। यहाँ ह्रस्व ए हो और दीर्घ आ हो उत्तर पद के शुरू में तो वो क्या तो भी क्या होगा, आ ही होगा। हिम प्लस आलेय है तो हिम माँ में ह्रस्व अ है, आलेय का दीर्घ आ, दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं तो ये बनता है हिमालय है। पाठ प्लस आरंभ, पाठ का ह्रस्व ए, आरंभ का दीर्घ आ मिलकर दीर्घ बन जाता है, पाठ आरंभ। स्वराज्य प्लस आंदोलन, स्वराज्य आंदोलनम बन जाता है ये। और इसमें नियम में और क्या है, आ प्लस आ भी क्या होते हैं, दीर्घ आ। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ दीर्घ आ है प्रथम पद के अंत में और उत्तर पद के शुरू में अ है, ह्रस्व अ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे, विद्यार्थी। और आ प्लस आ मिलके भी दीर्घ आ ही होता है। तो महा प्लस आशय, महा का हा का आ और आशय का आ मिलके भी दीर्घ आ ही होता है तो महाशय है। विद्या प्लस आलय, विद्या का आ, आलय का आ मिलके क्या बनेगा, विद्यालय। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, तो प्रथम शब्द के अंत में भी आ है और दूसरे शब्द के शुरू में आ है तो दोनों दीर्घ आ मिलके दीर्घ आ हो जाते हैं तो विद्यालय है। अब दीर्घ संधि के हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, ई हो प्रथम पद के अंत में ई प्लस दूसरे शब्द के शुरू में ई हो तो वह दीर्घ ई ही होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहले शब्द के अंत में ई प्लस और दूसरे शब्द के शुरू में ई हो तो वह दोनों मिलकर दीर्घ ई होते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। कवि प्लस इंद्र,
तो कवि वी ये क्या है, ह्रीश ई है। प्रथम शब्द के अंत में ह्रीश ई है और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रीश ई है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, कविंद्र। इसी प्रकार से हरि प्लस इच्छा, प्रथम शब्द के अंत में भी ह्रीश ई है और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रीश ई है, तो दोनों ई मिलके दीर्घ ई हो जाता है, हरि इच्छा। इसी प्रकार इच्छति प्लस इह, इच्छति है। इसी प्रकार ई प्लस ई क्या होगा, दीर्घ संधि, वो दीर्घ ई होगा। ह्रीश ई प्रथम पद के अंत में ह्रीश ई हो और दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ई हो, तो वह भी दीर्घ ई ही होता है। उदाहरण से देखिए, मुनि, मुनि प्लस ईश्वरः, तो मुनि के अंतिम शब्द, ये प्रथम शब्द के अंत में क्या है, ह्रीश ई है और दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, दीर्घ ई है। ठीक है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई ही होता है, तो मुनीश्वर है, ये बनेगा मुनीश्वर है। इसी प्रकार परि प्लस इच्छा, यहाँ पे भी प्रथम शब्द के अंत में ई है, परि री रे में ऋषु ई है और दूसरे पद के शुरू में क्या है, ई, दीर्घ ई, तो दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाता है, परीक्षा। नेक्स्ट, ई प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ई हो और दूसरे पद के दूसरे शब्द के शुरू में ई हो, ह्रीश ई हो, तो वह भी दीर्घ ही होता है। उदाहरण से देखिए, मही प्लस इंद्रः, तो ये प्रथम शब्द के अंत में ह्रीश ये दीर्घ ई है और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रीश ई है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई होते हैं, तो ये बनेगा महींद्रः। इसी प्रकार नदी प्लस ईव, यहाँ प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ई है और ये दूसरे शब्द के शुरू में ह्रीश ई है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाते हैं, नदी व। यदि प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ई हो और दूसरे शब्द के शुरू में भी दीर्घ ई हो, तो दोनों मिलके दीर्घ ई बनते हैं। उदाहरण से समझिए, श्री प्लस ईशः, ये भी दीर्घ ई है और दूसरे शब्द के शुरू में भी दीर्घ ई है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाते हैं, श्रीशः। इसी प्रकार मही प्लस ईश्वर है, यहाँ भी प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ई है और यहाँ भी दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ई है, तो दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाते हैं, तो ये बनेगा महीश्वर है। इसी प्रकार रजनी प्लस ईशः, रजनीशः। दीर्घ संधि का तीसरा नियम है ऊ प्लस ऊ, दीर्घ ऊ होता है। यानी प्रथम शब्द के अंत में ऊ या ऊ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रीशु या दीर्घ ऊ हो, तो वह भी दीर्घ ऊ हो जाता है। इसमें 4 स्थितियां बनती हैं, ये समझते हैं नियम। ऊ प्रथम शब्द के अंत में ह्रीश ऊ हो और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रीश ऊ हो, तो वह दीर्घ ऊ हो जाता है। उदाहरण देखिए, भानु प्लस उदय, तो ये प्रथम शब्द के अंत में ह्रीश ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रीश ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो जाता है, तो ये बनेगा भानुदय। सु प्लस उक्तम, तो ये प्रथम शब्द के अंत में ह्रीश ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में भी ह्रीश ऊ है, तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाएंगे, तो मिलके बनेगा सूक्तम। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, यहाँ भी दोनों ह्रीश हैं, तो ये दीर्घ बन गया ऊ, तो गुरु उपदेश। प्रथम शब्द के अंत में ऊ हो, ह्रीश ऊ हो और दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ऊ हो, तो वह भी दीर्घ ऊ हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, लघु प्लस उर्मी, ये प्रथम शब्द है, इसके अंत में ह्रीश ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलके दीर्घ ऊ बन जाते हैं, तो ये क्या बनेगा, लघु उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, प्रथम शब्द के अंत में भी ह्रीश ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो जाते हैं, सिंधु उर्मी। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रीश ऊ हो, तो भी दीर्घ ऊ हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं, वधु प्लस उत्सवः, ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रीश ऊ है, तो ये दोनों मिलके दीर्घ ऊ बन जाता है, वधु उत्सवः। वधु प्लस उदय, प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रीश ऊ है, तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं, वधु उदय। और एक और इसमें नियम है ऊ प्लस ऊ, यानी प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी दीर्घ ऊ हो, तो दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, भू प्लस ऊर्जा, तो ये प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ ऊ है
और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी दीर्घ ऊ है, दोनों मिलके दीर्घ ऊ हो जाते हैं, तो ये बन जाता है भुर्जा। दीर्घ संधि का चौथा नियम है री री। प्रथम शब्द के अंत में री या री हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री या री हो तो वह दीर्घ री हो जाता है। री के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, हम देखते हैं। प्रथम शब्द के अंत में री और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री हो, ह्रस्व री हो दोनों, तो वह क्या हो जाते हैं दीर्घ री। तो इसको देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मातृ प्लस ऋणम, तो ये प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व री है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ह्रस्व री है, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ री हो जाएगा, तो क्या बनेगा मातृणम। ठीक है। पितृ प्लस ऋणम, यहाँ पे भी सेम स्थिति है, ह्रस्व री है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ह्रस्व री है, दोनों मिलके दीर्घ री हो जाएगा, तो पितृणम। इसी प्रकार होत्री प्लस ऋकार है, ये भी ह्रस्व री है प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी ह्रस्व री है, तो दोनों मिलके दीर्घ हो जाता है होत्रिकारः। ये यहाँ पर दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप स्वयं विद्यार्थी स्वयं इसका अभ्यास करें। एक बार देख लेते हैं। वदन प्लस अम्बुजे वदनाम्बुजे, कपि प्लस ईशः कपीशः, गिरि प्लस इंद्रः गिरीन्द्रः, सु प्लस उक्तिः सूक्ति, लक्ष्मी प्लस ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः, पर प्लस अर्थाय परार्थाय, भारतेन प्लस अस्ति भारतेनास्ति, मुनि प्लस इंद्रः मुनीन्द्रः, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, साधु प्लस उपदेशः साधुपदेशः, साधु प्लस उक्तम साधुक्तम, वधु प्लस उत्सवः वधूत्सवः, दैत्य प्लस अरि दैत्यारि, च प्लस अलंकृत चालंकृतः। री के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि अर्थात पूर्व पद का अंतिम स्वर प्लस उत्तर पद का पहला स्वर संधि स्वर। पूर्व पद का अंतिम स्वर अ या आ हो और उत्तर पद का पहला स्वर ई या ई हो तो वह क्या हो जाता है ए हो जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण के लिए देव प्लस इंद्रः, इसको अलग करके लिखेंगे। दे ऐसे कैसे, क्योंकि संधि इसमें और इसमें होती है। व प्लस अ, इसके स्वर को अलग कर दिया। इंद्र का ई, ठीक है, और नाद्र ये यथावत आ जाएगा। तो ये देव व का अ और इंद्र का ई मिलके क्या हो जाता है ए हो जाता है। तो अब इसको हम मिला के लिखेंगे तो यह बनेगा देवेंद्रः। तो यहाँ पर अ प्लस ई को क्या हो गया ए हो गया है, अर्थात गुण हो गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण से समझते हैं। रमा प्लस ईशः, ये प्रथम पद में आ है और ये दूसरे शब्द के आरंभ में दीर्घ ई है। आ और ई मिलके क्या हो गया ए। तो इसको हम जब अलग करके यहाँ लिखेंगे ए आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या बनेगा रमेशः। र म और ये आ और ई मिलके क्या हो गया ए और श, तो ये क्या बन जाएगा रमेशः। गुण संधि के नियम को समझते हैं हम। यदि प्रथम पद पूर्व पद का अंतिम स्वर अंतिम जो रहता है वो आ या आ हो प्रथम शब्द के, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई या ई हो तो वह क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही प्रथम शब्द के अंत में आ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऊ हो तो ऊ का क्या हो जाता है ओ, ऊ का क्या हो जाता है ओ हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में आ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में री या री हो तो उसका अर हो जाता है। प्रथम शब्द के अंत में आ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में री हो तो उसका अल हो जाता है। यह 4 नियम हैं। गुण संधि के 4 नियम हैं। ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ, री को अर और री को अल हो जाता है। चलिए इसको और विस्तृत रूप से समझते हैं। गुण संधि का प्रथम नियम है आ। प्रथम शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई हो तो वह ए हो जाता है। तो इसके नियम क्या है, प्रथम पद शब्द के अंत में आ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई हो ह्रस्व ई हो तो वह ए होगा।
उदाहरण से देखते हैं, उ प्लस इंद्रः, तो यहाँ पर प में अ है, ह्रीश्व अ है, और इंद्र का ये दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी ह्रीश्व ई है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलके ए हो जाएगा। ये उप का अ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये बनेगा उपेंद्रः। इसी प्रकार देव ये तो दीर्घ आ गया, छाया प्लस इव, ये भी ए हो जाता है, छाया इव। देव प्लस इंद्रः, यहाँ पर देव व में क्या है, ह्रीश्व अ है, और इंद्र का ये शुरू में ह्रीश्व ई है, तो ये दोनों मिलकर ए बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देवेंद्रः। दूसरा नियम, अ प्रथम पद के अंत में अ हो, दूसरे पद के प्रारंभ में दीर्घ ई हो, तो वह भी ए हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, नर प्लस ईश है, तो प्रथम पद के अंत में ह्रीश्व अ है र में, और ईश ये दीर्घ ई है, तो ये दोनों मिलके अ और ई मिलके ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा, नरेशः। इसी प्रकार देव प्लस ईश है, देवेशः। गण प्लस ईश है, गणेशः। यहाँ पर भी ह्रीश्व अ है प्रथम पद के अंत में, और ये दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर ए हो गया है, तो ये बन गया है गणेशः। प्रथम पद के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई हो, तो भी ए हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, प्रथम शब्द के अंत में क्या है, महा प्लस ईश्वरः, तो प्रथम शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई है, तो ये आ और ई को क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो ये बनेगा महेश्वरः। महा प्लस ईशः, यहाँ पे भी प्रथम शब्द के अंत में आ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई है, तो ये दोनों मिलकर ए हो जाएगा और ये बनेगा महेशः। इसी प्रकार रमा प्लस ईशः, रमेशः। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में आ दीर्घ आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व ई हो, तो भी ए ही होता है, तो ये बनेगा उदाहरण से समझते हैं, बालका प्लस इति। ये प्रथम शब्द के अंत में आ है, दीर्घ आ है, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व ई है, तो दोनों मिलके आ और ई मिलके क्या हो जाता है, गुण ए हो जाता है, तो ये बनेगा बालकेति। दूसरा नियम है, गुण संधि का दूसरा नियम है, आ प्लस उ होने पर ओ हो जाता है, अर्थात प्रथम शब्द के अंत में अ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उ हो, तो वह ओ हो जाता है। देखते हैं इसको हम और विस्तृत रूप से समझते हैं। प्रथम, ये नियम को हम विस्तृत रूप से समझते हैं, प्रथम शब्द के अंत में अ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व उ हो, तो दोनों मिलके ओ हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, पर प्लस उपकारः, तो पर इसमें ह्रीश्व अ है और ह्रीश्व उ है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ, तो ये क्या बनेगा, परोपकारः। इसी प्रकार हित प्लस उपदेशः, ये अ है तय में और ये द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व उ है, तो दोनों मिलके ओ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, हितोपदेशः। इसी प्रकार सूर्य प्लस उदय, सूर्य यह में अ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ है, ह्रीश्व उ है, तो ये क्या बन जाएगा, सूर्योदय, इसको ओ हो गया। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में अ और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दीर्घ उ हो, तो वह भी ओ हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं, एक प्लस ऊनः, तो एक इसमें अ है और ये दीर्घ उ है दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो ये ओ हो जाएगा, गुण क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या बनेगा, एकोनः। नौ प्लस ऊढ़ः, तो नौ व में क्या है, अ और ये दीर्घ उ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ उ है, तो क्या बन जाएगा, नौडा, मतलब नई दुल्हन। प्रथम शब्द के अंत में आ प्लस और दूसरे शब्द के प्रारंभ में उ हो, तो भी ओ हो जाता है, गुण ओ हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, शिला प्लस उच्चय, तो प्रथम शब्द के अंत में आ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व उ है, तो ये दोनों आ और उ मिलके ओ हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, शिलोच्चय। गंगा प्लस उदकम, तो ये गंगा, गा में आ है, दीर्घ आ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में उ है, तो दोनों मिलके ओ हो जाएगा, आ और उ मिलके ओ हो जाता है, गुण, तो क्या बनेगा, गंगोदकम, गंगा का जल, उदकम यानी जल, तो गंगा का जल। महा प्लस उत्सवः, महा का प्रथम शब्द का अंतिम यहाँ पर दीर्घ आ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व उ है, तो दोनों मिलके आ और उ मिलके गुण ओ हो जाता है, तो क्या बनेगा, महोत्सवः। अगला नियम है, प्रथम पद के शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दीर्घ उ हो, तो भी गुण ओ होता है। उदाहरण से समझते हैं, गंगा प्लस उर्मी,
ये प्रथम शब्द के अंत में आ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलके क्या गुण हो जाएगा, ओ। तो क्या बनेगा, गंगोर्मी, गंगा की लहरें। महा प्लस उर्मी ही, इसमें भी वही है, अंत में प्रथम शब्द के अंत में आ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलके गुण क्या हो जाएगा, ओ। तो महोर्मी। गुण संधि के तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम है आ प्लस री क्या हो जाता है, अर हो जाता है, यानी कि प्रथम शब्द के अंत में आ या आ हो, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में री या री हो, दीर्घ री हो, तो दोनों के इस जगह पर अर हो जाता है गुण। इसको और विस्तृत रूप से समझते हैं। प्रथम शब्द के अंत में ह्रीश्व आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व री हो, तो अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि ही, तो देव व में क्या है, ह्रीश्व आह, और ऋषि का क्या है, री, ऋष्व री है, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ये क्या मिलके बनता है, देव ऋषि। इसको और विस्तृत रूप से हम समझते हैं। देखो देव व को अलग कर करके लिखेंगे तो आ, ऋष्व आ हो गया, ऋषि का री हो गया, शी यथावत आ जाएगा। इसमें और इसमें गुण होता है ए, दूसरे प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर, तो दोनों मिलके आ और री मिलके क्या बना, आर। अब इसको यथावत लिख देंगे, दे व आर हो गया और शी, तो क्या बन जाएगा, ये देव ऋषि। तो र यहाँ स्वर नहीं है, इसलिए ये र ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा देव ऋषि। दे व और ये आर बना, तो आ तो किस में मिल गया, व में, और र हलंत है, अब आगे कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए यह र जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देव ऋषि। इसी प्रकार ब्रह्म ऋषि, इसको भी ब्रह्म ऋषि, इसमें क्या है, ह्रीश्व आ और ह्रीश्व री है दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो ये क्या बनेगा, ब्रह्म ऋषि। तो जो अर है, री का अर है, वह र जो है वह ऊपर चल के ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। नेक्स्ट नियम है इसी में, प्रथम शब्द के अंत में आ हो, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में री हो, दीर्घ री, तो भी अर ही गुण होता है। उदाहरण से समझते हैं। महा प्लस ऋषि, महा, इसमें दीर्घ आ है प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ह्रीश्व री है, तो मिलके क्या बन जाएगा, महर्षि। तो आर बनेगा, आ और री मिलके क्या बनता है, आर। तो आ इसमें मिल जाएगा है में, और र जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण रिद्धि। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु, वर्षतु, इसका आ और इसका री मिलके क्या बनेगा, अर। ठीक है, तो ये जो अर बनेगा वो श में मिल जाएगा आ, और जो र है यह ऊपर चल जाएगा, तो ये बनेगा वर्षतु। इसी प्रकार ग्रीष्म प्लस ऋतु, ये बनेगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म माँ में अ है और री है, तो दोनों मिलके अ और री मिलके अर हो जाएगा, तो यह बनेगा ग्रीष्मतु। ये गुण संधि का चौथा नियम है। प्रथम आ प्लस री क्या हो जाता है, अल, यानी कि प्रथम शब्द के अंत में यदि अ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में री हो, तो वह अल हो जाता है। री के बहुत कम उदाहरण, ये एक ही उदाहरण लगभग देखने को मिलता है, ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं मिलता है। तो इसका देखते हैं। प्रथम पद के अंत में अ हो तो द्वितीय पद के प्रारंभ में री हो, तो वह अल हो जाता है। जैसे तव प्लस लिकार है, ये तो क्या बनता है, तवलकार है। अलग करके लिखेंगे, त प्लस त को यथावत ले लेंगे, व को करेंगे व प्लस आ, तो इसमें स्वर आ है और री कार में री है, री प्लस कार है को अलग कर देंगे, तो ये आ और री, आ और री क्या हो जाते हैं, अल हो जाते हैं। तो आ और री के स्थान पे अल हो गया, कारह यथावत आ गया, त और ये व यथावत आ जाएगा। अब इनको मिला के लिखेंगे तो तवल कारह बनेगा, क्योंकि ल आधा ही रहेगा, आगे स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये बनेगा तवल कारह। ये हमारी गुण संधि हो गई। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, पूर्व पद का अंतिम स्वर आ या आ हो और उत्तर पद का अर्थात दूसरे शब्द का पहला स्वर ए या ऐ हो, तो उसको ऐ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में आ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ओ औ हो, तो वह औ हो जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं हम। सदैव है, तो इसका क्या होगा, सदा प्लस एव। इसको अलग करके लिखते हैं, स द प्लस आ और ये एव का एव और प्लस व। तो यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में आ है
और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए है तो आ और ए की वृद्धि क्या हो जाती है, ऐ हो जाती है। तो इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऐ। तो ये क्या बनेगा, सदैव। स द ऐ की मात्रा इसमें लग गई, रुए सदैव। तो आ को आ के बाद यदि ए हो या ऐ हो तो उसको वृद्धि क्या हो जाती है, ऐ हो जाती है। वृद्धि संधि का पहला नियम है आ प्रथम शब्द के अंत में आ हो, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऐ हो तो वह वृद्धि होके ऐ हो जाता है। तो समझते हैं इसका नियम। प्रथम शब्द के अंत में अ या द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए हो तो उसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक प्लस एकम, तो प्रथम शब्द के अंत में अ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए है तो दोनों मिलके ऐ वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, एकैकम। इसी प्रकार वन प्लस एक देशातः, तो ये अ है ये ए है, दोनों मिलके वृद्धि ऐ हो जाएगा तो क्या बनेगा, वनैक देशातः। अत्र प्लस एक, अत्र त्र में अ है और ये प्रथम शब्द के अंत में ए है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए है तो ये ऐ हो जाएगा तो क्या बनेगा, अत्रैकः। कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्णैकत्वम बनेगा ये। दूसरा है इसमें प्रथम शब्द के अंत में अ हो, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऐ हो तो भी ऐ वृद्धि होता है। उदाहरण से समझते हैं। स्व प्लस ऐच्छिक, तो प्रथम शब्द के अंत में अ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऐ है तो दोनों मिलके वृद्धि ऐ हो जाएगा तो क्या बनेगा, स्वैच्छिकः। देव प्लस ऐश्वर्यम, प्रथम शब्द के अंत में अ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऐ है तो दोनों मिलके ऐ बनेगा तो देवैश ऐश्वर्यम। राज प्लस ऐश्वर्यम, राजेश्वर्यम। ठीक है। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में आ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए हो तो भी ऐ वृद्धि होती है। तथा प्लस एव, यहाँ पर आ है प्रथम शब्द के अंत में और यहाँ ए है तो दोनों मिलके वृद्धि, दोनों की जगह पे वृद्धि क्या होगी, ऐ। तो क्या बनेगा, तथैव। इसी प्रकार सदा प्लस एव, आ और ए, दूसरे शब्द के आरंभ में ए है तो दोनों मिलके ऐ तो सदैव बनेगा। आ प्रथम शब्द के अंत में आ हो, प्रथम शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऐ हो तो भी वृद्धि ऐ ही होगी। तो महा प्लस ऐश्वर्यम, तो ये प्रथम शब्द के अंत में आ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ऐ है तो दोनों मिलके वृद्धि क्या होगी, महेश्वर्यम। ठीक है। यदि अ ए हो, आ ऐ हो तो हर स्थिति में क्या होगा, ऐ वृद्धि होगा। ए हो यदि ऐ हो तो वृद्धि क्या होगी, ऐ ही होगी। वृद्धि संधि का दूसरा नियम है आ प्रथम पद के अंत में यदि आ हो और द्वितीय पद के आरंभ में ओ या औ हो तो उसकी वृद्धि औ होती है। यह इसका दूसरा नियम है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। प्रथम शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ओ हो तो वृद्धि औ होती है। जैसे जल प्लस ओघः, यहाँ प्रथम पद के शब्द के अंत में ल आ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ओ है तो ये वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। तो क्या बनेगा, जलोघ। द्यू प्लस ओकसः, ये प्रथम शब्द के अंत में अ है, द्वितीय शब्द के आरंभ में ओ है तो वृद्धि क्या होगी दोनों की जगह पे, औ। द्योकसः। तिल प्लस ओदनम, तो तिलोदनम। प्रथम शब्द के अंत में अ हो, द्वितीय शब्द के आरंभ में औ हो तो औ बनेगा, वो वृद्धि औ होगी। जैसे मम प्लस औषधि, ये अ है प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के अंत में औ है तो वृद्धि क्या होगी, औ। तो मम औषधि ही बनेगा। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में आ हो, द्वितीय शब्द के आरंभ में ओ हो तो औ होगा। इसको उदाहरण से देखते हैं। गंगा प्लस ओगः, गंगा का आ है प्रथम शब्द के अंत में, द्वितीय शब्द के आरंभ में ओ है तो इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, औ। तो क्या बनेगा, गंगोघ, गंगौघ। महा प्लस औषधि ही, तो ये बनेगा महोषधि। प्रथम शब्द के अंत में आ हो, द्वितीय शब्द के आरंभ में औ हो तो भी वृद्धि औ ही होती है। महा प्लस औदार्यम, तो महा ये दीर्घ आ है और ये औ है तो दोनों की वृद्धि होके क्या हो जाएगी, औ। तो क्या बनेगा, महोदार्यम। चौथा स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि, इसका सूत्र होता है इको यंची, पर सूत्र आते नहीं है, अपन को इजी सरल भाषा में समझना है कि भाई कैसे होती है यण संधि। तो पूर्व पद का अंतिम स्वर ई हो और उत्तर पद का यानी
दूसरे शब्द का पहला स्वर अन्य स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो। यदि ई या ई होगा तो ये यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, तो अपने को तो यण संधि करनी है, दीर्घ संधि नहीं करनी है। इसके अलावा ई के अलावा कोई अन्य स्वर हो, अन्य स्वर होना चाहिए, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। और तो ई के बाद अन्य स्वर हो दूसरे पद के आरंभ में, तो वह ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और जो अन्य स्वर है वो यथावत रहता है। ठीक है, समझ में आया। देखो, प्रथम जो शब्द होता है उसके अंत में ई या ई हो, दीर्घ ई हो, और दूसरे शब्द के शुरू में अन्य स्वर हो, सेम स्वर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाएगी। इससे भिन्न स्वर होना चाहिए, अन्य स्वर हो, तो क्या होता है, ई और ई को तो यह हो जाता है, और अन्य जो दूसरा स्वर होता है वो यथावत रहता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं अच्छे से। उदाहरण देखते हैं। प्रत्येकः, प्रति प्लस एकः, तो यहाँ अलग करके लिखते हैं प्र को, और यहाँ तय को अलग करके लिखते हैं, तो त और ई प्लस एक का ए और क यथावत लिख देंगे, क्योंकि ई के बाद अन्य स्वर क्या आया है, यहाँ पर ए आया है। ठीक है, तो यहाँ ई का ये हो जाएगा, ए दूसरा जो अन्य स्वर है वो तो यथावत आएगा, तो जो ये ई है इसको यह हो गया है, और अन्य स्वर यथावत आ गया है, तो ये मिलके क्या बनेगा, प्र आधा तय, क्योंकि स्वर नहीं है तो आधा ही रहेगा, और ये भी आधा ही रहेगा यह, और प्लस एकः। ठीक है, अब इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्रत्येकः। ठीक है, इको यंची यानी इको यन हो जाता है, तो यहाँ पर ई को यह हो गया है। ठीक है, अब इसको, इसके 4 नियम हैं, पहले नियम समझते हैं फिर उदाहरण में समझेंगे। पूर्व पद का अंतिम स्वर या ई हो, ह्रीशु ई हो या दीर्घ ई हो, मतलब प्रथम शब्द के अंत में ई या ई हो, और उत्तर पद का पहला स्वर यानी दूसरे शब्द का पहला स्वर अन्य स्वर हो, मतलब सेम स्वर नहीं होना चाहिए, कोई अन्य स्वर हो, इनसे भिन्न स्वर हो, अन्य स्वर, तो क्या होगा, यहाँ पर यह हो जाएगा, ई का क्या होगा, यह होगा, और जो अन्य स्वर है वो यथावत रहेगा। दूसरा नियम है इसमें, प्रथम शब्द के अंत में ऊ या ऊ हो, ह्रीशु या दीर्घ ऊ हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो, तो यहाँ पर ऊ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और अन्य स्वर यथावत रहता है। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में री या री हो, यानी ह्रीश और दीर्घ री में से कोई सा भी हो, और आगे दूसरे शब्द के प्रारंभ में अन्य स्वर हो, तो री को क्या हो जाता है, रा। ठीक है, और अन्य स्वर यथावत रहेगा, दूसरे शब्द का जो पहला स्वर है। इसी प्रकार लरी हो प्रथम शब्द के अंत में, और द्वितीय शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो, तो री का ल हो जाता है, और अन्य स्वर यथावत रहते हैं। तो ये इसके यण संधि के 4 नियम हैं, इनको हम और विस्तृत रूप से समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी था। अगर ये पसंद आई हो जानकारी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आरंभ करते हैं। प्रथम नियम, ई प्रथम शब्द के अंत में ई या ई हो, और द्वितीय शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो, तो ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं हम इसको। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति यहाँ पर क्या है, ह्रीश्व ई है, और ये ए है, तो ई, और ये अन्य स्वर है यहाँ पे ई के अलावा, तो यहाँ पर ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, प्रत्येकः। इसी प्रकार प्रति प्लस उपकारः, यहाँ पर ह्रीश्व ई है, और यहाँ अन्य स्वर है, ई से भिन्न स्वर है, इसलिए ये भिन्न स्वर तो यथावत रहेगा, लेकिन जो ई है यहाँ पर प्रथम शब्द के अंतिम ई स्वर है, जो ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, प्रत्यय उपकारः। इसी प्रकार इति प्लस अत्र है, इति इसमें ई है, और ये अन्य स्वर भिन्न स्वर है, तो इसलिए यहाँ पर ई को क्या हो जाएगा, यह संधि में, तो इत्यतः बनेगा, इत्यत्र बनेगा ये। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि ऐसे बनेगा कि द हलंत हो गया है, ई को क्या हो गया, यह हो गया है, तो द भी हलंत और यह भी, तो यह में क्या मिल जाएगा, अ, तो ये बन जाएगा यद्यपि। ना अस्ति उपायः, इसमें भी ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो ये बनेगा नास्थ उपायः। इसी प्रकार इति प्लस आदि, इत्यादि, यहाँ पर ई को यण संधि में यह हो गया है, तो ये बन जाएगा इत्यादि। परि प्लस आवरणम, तो ई का क्या हो गया, यह हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, पर्यावरणम। नदी प्लस आवेगः, नद्यावेगः, ई का
य हो गया तो द य आ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा नद्या आवेगा। सुधी प्लस उपास्य, दीर्घ ई को भी यह होगा, या ई ऋषु ई हो दीर्घ ई हो तो यही होता है, तो यह हो गया, तो ये बन जाएगा शुद्ध उपास्य। ठीक है, ध आधा रह जाएगा, ई का यह हो जाएगा, यह में ऊ मिल जाएगा, तो ये बनेगा शुद्ध उपास्य। नेक्स्ट नियम है यण संधि का। ऊ प्रथम शब्द के अंत में ऊ या ऊ हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में अन्य स्वर हो तो वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ये दूसरा नियम है यण संधि का। इसको उदाहरण से समझते हैं। सु प्लस आगतम, तो ये ऊ है, यहाँ आगे अन्य स्वर है, भिन्न स्वर है, तो यहाँ ऊ को बदलेगा, ये भिन्न स्वर तो यथावत रहेगा, तो ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, स आधा रह जाएगा, वह ये मिल जाएगा आगतम, तो स्वागतम। मधु प्लस अरि, ऊ का वह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मधवरी। अनु प्लस अय, ऊ का वह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अन्वय। एशु प्लस एकम, ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो ये बनेगा एश्व एकम। मैंने उदाहरण अधिक से अधिक इसलिए लिए हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी प्रकार धातु आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। धातु प्लस इकम, तो ये ऊ है, ऊ को क्या होगा, वह हो जाएगा, तो ये बन जाएगा धात्विकमा। धात्विकमा, ये वह में ई मिल जाएगा इसका। वत्सेषु प्लस अधिकृत, ये भिन्न स्वर है, यहाँ पे ऊ है, तो ऊ को क्या हो जाएगा, व, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वत्सेवश्य अधिकृत है। वधु प्लस औ, तो ये ऊ है, ऊ को वह हो जाएगा, तो वधवऊ बन जाएगा। वधु प्लस आगमनम, तो ऊ का वह हो जाएगा, तो वध्व आगमनम यह बन जाएगा। तीसरा नियम है री प्रथम शब्द के अंत में री या री हो, यानी ह्रेश्व या दीर्घ री हो और आगे अन्य स्वर हो तो री को क्या हो जाता है, र हो जाता है। तीसरा नियम है, तो यण संधि का तीसरा नियम है। तो इसे उदाहरण से समझते हैं। पितृ प्लस आ, तो ये री है, आगे भिन्न स्वर है, तो री का क्या बन जाएगा, र, तो ये क्या बन जाएगा, र, यानी त और र बन के त्र हो जाता है, तो ये बन जाएगा पित्रा। ठीक है, धात्री प्लस अंशः, तो यहाँ री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो त और र बन के त्र हो जाता है, तो ये बन जाएगा धात्र्यंशः। पितृ प्लस आदेशः, री का र हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पित्र आदेश, पित्रादेशः। भ्रातृ प्लस उपदेशः, तो री का र हो गया, तो ये बन जाएगा भातृ उपदेशः। मातृ प्लस ए, तो री का र हो गया, तो ये बन जाएगा मात्रे। ऐसे कर्तृ प्लस आ, कर्त्रा, री का र बन गया, त और र मिल के त्रा बन गया और आ इसमें मिल गया, तो कर्त्रा। ठीक है, लास्ट नियम है यण संधि का। लृ प्रथम शब्द के अंत में लृ हो और अन्य स्वर होने पर लृ को ल हो जाता है। इसका एक ही उदाहरण देखने को मिलता है। लृ प्लस आकृति, तो लृ का क्या हो जाता है, ल हो जाता है, तो इसका ल हो गया और आकृति तो क्या बन जाएगा, लाकृति ही। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। यदि आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को क्लिक कर देना, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आरंभ करते हैं। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। इसको समझते हैं। इसके 4 नियम हैं। पूर्व पद का अंतिम स्वर, यानी कि प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम स्वर ए हो, और उत्तर पद का पहला स्वर, यानी कि दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम स्वर हो, तो वहाँ पर ए को अय हो जाता है और वो जो स्वर रहता है वो यथावत रहता है। इसी प्रकार प्रथम शब्द के अंत में ऐ हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो सकता है, स्वर हो, तो ऐ को आय आदेश हो जाता है और स्वर यथावत रहता है। तीसरा नियम है प्रथम शब्द के अंत में ओ हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में स्वर हो, तो ओ को औ हो जाता है और स्वर यथावत रहता है। और चौथा नियम है प्रथम शब्द के अंत में औ हो और आगे दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर हो, तो औ को आओ हो जाता है और वो स्वर यथावत रहते हैं। ये 4 नियम है, अर्थात ए को क्या होता है, आय
ऐ को आय, ओ को औ को आव हो जाता है। इसको उदाहरण से और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। उदाहरण है हरे, हरे प्लस ए, है ना। तो इसको अलग करके लिखेंगे तो हर, ह प्लस र में जो स्वर उसको अलग करेंगे ए और प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ए है, प्रथम पद के अंत में जो ए है और आगे स्वर है, आगे भी ए स्वर है, भिन्न कोई भी स्वर हो सकता है। तो यहाँ पर ए को क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। तो ये ए को ऐ हो गया है। तो अब लिखेंगे ह र ऐ प्लस ए। तो अब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हरिये, ठीक है। और विस्तृत रूप से इसके नियम को समझते हैं। क्या नियम है, इसके 4 नियम है। तो उसमें पहला नियम कौन सा है, ए प्लस स्वर, अर्थात ए को ऐ आदेश हो जाता है। प्रथम शब्द के अंत में ए हो और आगे कोई भी स्वर हो तो ए को ऐ आदेश होता है। उदाहरण देखते हैं, श प्लस अनम। तो श ये प्रथम शब्द है, इसके अंत में क्या है, ए है और द्वितीय शब्द के आरंभ में अस्वर है। तो यहाँ ए को क्या हो जाता है, ऐ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये शयनम। इसी प्रकार मुने प्लस ए, मुने न के ए को ऐ आदेश होके मुनिय बनेगा। ने प्लस अनम, यहाँ पर ने को ए है ने में, और यहाँ द्वितीय पद के आरंभ में स्वर है। तो यहाँ ए को क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये नयनम। चे प्लस अनम है, तो चे के ए को क्या हो जाएगा, ऐ आदेश हो जाएगा। तो ये बन जाएगा चैनम। दूसरा नियम है ऐ प्लस स्वर, यानी प्रथम शब्द के अंत में ऐ हो और द्वितीय शब्द के आरंभ में कोई भी स्वर हो तो ऐ को आय आदेश होता है। उदाहरण से समझते हैं सरल तरीके से। नई प्लस अकह, तो यहाँ पर न में ऐ है और आगे स्वर है, अस्वर है। तो ऐ को क्या आदेश हो जाएगा, आय होके नायकः बन जाएगा ये। ऐसे गई प्लस इका, यहाँ पर ऐ है, आगे स्वर है दूसरे शब्द के आरंभ में, तो ऐ को आय आदेश होके बनेगा गायिका। गई प्लस अकः गायकः, ऐ को आय आदेश होकर गायकः। विनयी प्लस अकः, तो ये प्रथम शब्द के अंत में ऐ है, ऐ और आगे स्वर है, तो ऐ को क्या बन जाएगा, आय। तो ये बनेगा विनायकः। गई प्लस अनम, ये ऐ है, आगे स्वर है, तो ऐ को आय आदेश होके गायनम, ठीक है। अब इसका तीसरा नियम समझते हैं। नियम है ओ प्लस स्वर, यानी प्रथम शब्द के अंत में ओ हो और आगे कोई भी स्वर हो तो ओ को औ आदेश होता है। आइए सरल तरीके से इसको उदाहरण से समझते हैं। पो प्लस अन, तो यहाँ प्रथम शब्द के अंत में ओ है और आगे स्वर है द्वितीय पद के आरंभ में, द्वितीय शब्द के आरंभ में। तो यहाँ ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। तो ये बनेगा पवनः। भो प्लस ईश्यम, तो ये ओ को आगे स्वर है द्वितीय शब्द के आरंभ में ई है, स्वर है, और प्रथम शब्द के लास्ट में ओ है। तो ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। तो ये बनेगा भविष्यम। ये बहु औ हो जाएगा और ईश्यम मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भविष्यम। ऐसे ही भो प्लस अनम, तो यहाँ ओ को क्या हो जाएगा, औ, तो ये बनेगा भवनम। विष्णु प्लस ए, आगे स्वर है द्वितीय पद के शब्द के आरंभ में और प्रथम शब्द के अंत में क्या है, ओ है। तो ओ को क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। तो औ आदेश होगा तो ये बनेगा विष्णुवे। चौथा नियम है औ प्लस स्वर, यदि प्रथम शब्द के अंत में औ हो और आगे स्वर हो तो औ को औ आदेश होता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। पौ प्लस अकः, तो ये दूसरे शब्द के आरंभ में क्या है, स्वर है अ, और प्रथम शब्द के अंत में औ है। तो औ को क्या आदेश हो रहा है, आव आदेश हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, पावकः। आ उसमें मिल गया व और इसमें ए मिल गया व में, तो क्या बन जाएगा, पावकः। नौ प्लस इकः, तो ये औ को क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, नाविकः। भौ प्लस उकः, ये प्रथम शब्द के अंत में औ है, आगे स्वर है, तो औ को आव आदेश होके बनेगा भावुकः। धौ प्लस अकः, औ आगे स्वर है द्वितीय शब्द के आरंभ में, प्रथम शब्द के अंत में औ है, इसको आव आदेश होगा तो ये बनेगा धावकः। ये हमने अभी आयादी संधि के 4 नियम पढ़े। ए को ऐ को आय, ओ को औ और औ को आव आदेश होता है।
अब हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या होती है? पदांत अर्थात शब्द का अंतिम ए ओ के इस बाद यदि अ हो तो उसको पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात यदि पदांत के बाद ए या ओ हो तो उसको बाद यदि अ हो तो उसको पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात ए को ए हो जाता है, ओ को ओ जैसा रूप हो जाता है, और जो अ हटा है उसकी सूचनार्थ वहाँ पर अवग्रह चिन्ह एस जैसे आकृति, अवग्रह चिन्ह कहते हैं इसको, अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। चलिए इसको और सरल तरीके से उदाहरण से समझते हैं। ए पूर्व पद का अंतिम स्वर या तो ए हो या ओ हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और द्वितीय शब्द का प्रथम जो शब्द है, द्वितीय शब्द का जो प्रथम स्वर वहाँ पर अस्वर हो, ठीक है, तो पूर्ण रूप हो जाता है इसका, यानी कि ए को ए होगा, ओ को ओ होगा, और ए जो हट जाएगा, ए हट जाएगा तो इसकी सूचनार्थ वहाँ पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। इसको ध्यान से समझते हैं। हरिये प्लस हरियत्र, तो हरिये प्लस अत्र, ठीक है, इसको अलग करके लिखेंगे तो हर ह यथावत लेंगे, र और ये ए अलग कर दिया, ठीक है, प्लस ये अत्र का अ प्लस त्र, ठीक है। यहाँ ए के बाद अ है तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि के अनुसार इसको पूर्व रूप हो जाएगा, यानी ये ए यथावत रहेगा, लेकिन जो अ है उसका अवग्रह हो जाएगा, अ हट जाएगा तो उसकी सूचना तो वहाँ पर अवग्रह बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ह र ए की जगह अवग्रह चिन्ह बन गया त्र, तो ये क्या बनेगा? हरियत्र। ये पूर्व रूप संधि जो है अयादि संधि का अपवाद है। इसका नियम क्या है और हम उदाहरण से इसको सरल तरीके से समझते हैं। क्या नियम है ये? ए ओ प्रथम शब्द के अंत में ए हो या ओ हो, और द्वितीय शब्द के आरंभ में अस्वर हो, अस्वर ही रहना चाहिए और कोई सा स्वर नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है? इसको पूर्ण रूप हो जाता है, यानी ए को ए हो जाता है, ओ को ओ हो जाता है, और ये अ जो है यह हट जाता है और इसकी सूचनार्थ वहाँ पर ये अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। ते प्लस अपी, यहाँ पे तय में ए है और आगे अस्वर है, तो इसको क्या हो जाएगा? ये यथावत रहेगा पूर्व रूप ए तो, और अ को अवग्रह हो जाएगा, तो ये बनेगा ते अपी। ऐसे चित्रकूटे प्लस अपी, यहाँ पर ए है, ये अस्वर है, तो ये यथावत रहेगा पूर्व रूप संधि के अनुसार और इसका अवग्रह हो जाएगा, चित्रकूटे अपी। विद्यालय प्लस अस्मिन है, विद्यालय अस्मिन है। वने, इसमें भी ए है, आगे अस्वर है और कोई स्वर नहीं होना चाहिए, सिर्फ अस्वर होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो विद्यालय अस्मिन है। वने प्लस अस्मिन है, यहाँ प्रथम शब्द के अंत में ए है और यहाँ अस्वर है, तो ये तो पूर्ण रूप यानी ए ही रहेगा, इसका अवग्रह हो जाएगा, तो ये बनेगा वने अस्मिन है। वृक्ष प्लस अस्मिन है, वृक्ष अस्मिन है। वने प्लस अपि, वने अपि। विष्णु प्लस अत्र, विष्णु अत्र। लोक अयम, इसका बनेगा लोको प्लस अयम, लोको अयम, यानी कि ये ओ है तो ओ यानी पूर्ण रूप हो जाएगा, आगे स्वर है द्वितीय पद के आरंभ में तो इसको पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी ओ ही हो जाएगा, यथावत रहेगा, और अ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, तो ये बनेगा लोको अयम। यहाँ पे विष्णु प्लस अत्र है, तो ये विष्णु में क्या है? प्रथम शब्द के अंत में ओ है और आगे अस्वर है, तो पूर्व संधि के अनुसार पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी ओ यथावत रहेगा और ए को अवग्रह हो जाएगा, तो ये बनेगा विष्णु अत्र। इसी प्रकार लोको प्लस अयम, ये ओ है, इसको पूर्व रूप होकर यथावत रहेगा, इसका आ का अवग्रह हो जाएगा, तो ये बनेगा लोको अयम। पररूप संधि। अ उपसर्ग के बाद यदि धातु का ए या ओ हो तो दोनों के स्थान पर पर रूप अर्थात ए या ओ जैसा रूप हो जाता है। क्या है? ए उपसर्ग के बाद क्या है? आरंभ में अ उपसर्ग होना चाहिए। यदि धातु का ए या ओ हो तो दोनों के स्थान पे पर रूप हो जाता है, अर्थात ए को ए ही होगा, ओ को ओ ही होगा, जैसा रूप हो जाता है। आइए समझते हैं इसके नियम को और अच्छे से। प्रथम शब्द के आरंभ में अ हो, अंतिम स्वर पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या हो? आ हो, और उत्तर पद का पहला स्वर क्या हो? ए या ओ हो, तो क्या होगा? इस आ का तो लोप हो जाएगा, ठीक है, और पर रूप यानी पर रूप बोलते हैं ये वाला है, तो ए और इसका पर रूप हो जाता है, ए या ओ हो जाता है, जो भी रहेगा, ए होगा तो दूसरे शब्द के आरंभ में ए होगा तो ए हो जाएगा, और यदि ओ होगा तो वह ओ हो जाएगा। इसको ध्यान से समझते हैं। प्र प्लस ए जते, तो ये प्रथम शब्द है, इसके अंत में क्या है? अ है, ठीक है, और द्वितीय शब्द के आरंभ में क्या है? ए है,
तो इसको यह पर रूप हो जाएगा, यानी अ का तो लोप हो जाएगा और ए जो है यथावत रहेगा, इसको पर रूप हो जाएगा। इसे पर रूप संधि कहते हैं। तो ये क्या बनेगा, प्रेजते। इसी प्रकार उप प्लस औषधि, उप प में अ है और यहाँ द्वितीय पद के आरंभ में क्या है, ओ है, तो इसको आ का तो लोप हो जाएगा और ये पर रूप हो जाएगा, यानी ओ है तो ओ हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, उपोषति। एक और उदाहरण देखते हैं। ये प्र प्लस एष्यति, तो ये प्र में अ है प्रथम शब्द के अंत में और द्वितीय शब्द के आरंभ में ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, यानी अ का लोप हो जाएगा प्र वाले का और यह ए पर रूप हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, प्रेषयति। ठीक है, ये पर रूप संधि है जो वृद्धि संधि का अपवाद है। आज हमने पढ़ा संधि का अर्थ, भेद और स्वर संधि के भेद पढ़े हमने। इस संधि से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट करके अवश्य पूछें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।